सोचने वाली बात है कि भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था। एक ऐसा आंदोलन जो पूरे 44 साल तक चला, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से अहिंसक था। आज हम उसी बिजौलिया किसान आंदोलन की कहानी में चलेंगे। एक ऐसी दास्तान जो सब्र, संगठन और इंसाफ के लिए एक जबरदस्त लड़ाई की मिसाल है। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान की मेवाड़ रियासत के एक छोटे से इलाके बिजौलिया से। यहाँ की जमीन तो बहुत उपजाऊ थी, किसान मेहनत भी खूब करते थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत पानी में जा रही थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश राज और दूसरी तरफ स्थानीय जागीरदारों की सख्त नीतियों ने उनकी कमर तोड़ रखी थी। और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया। अच्छा, तो इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस चिंगारी से जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर इसके पहले, दूसरे और तीसरे फेज को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इसका अंजाम क्या हुआ और ये आंदोलन अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तो सवाल यही उठता है, आखिर वजह क्या थी? ऐसा क्या हो रहा था कि हजारों किसान 44 साल तक, सोचिए 44 साल तक संघर्ष करने पर मजबूर हो गए? चलिए इसके पीछे की वजहों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, किसानों पर ना एक तरह से डबल अटैक हो रहा था। एक तरफ तो अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिन्होंने उनके छोटे-मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को बिल्कुल तबाह कर दिया था, और दूसरी तरफ थे स्थानीय जागीरदार। उन्होंने तो हद ही कर रखी थी। 80 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्स लगा के किसानों की जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी ना, वो भी छीन रहे थे। और अन्याय किस हद तक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, एक पिता को अपनी बेटी की शादी जैसी खुशी के मौके पर भी जागीरदार को 5 रुपए का एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था चंवरी कर। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये तो सीधे सीधे किसानों के आत्मसम्मान पर, उनके स्वाभिमान पर चोट थी। तो ये जो 44 साल का लंबा संघर्ष था ना, ये कोई एक बार में हुई लड़ाई नहीं थी। ये धीरे धीरे 3 अलग अलग फेजेस में आगे बढ़ा। हर फेज की अपनी एक अलग कहानी है, अपने हीरोज हैं और अपनी अलग स्ट्रैटेजीज थीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल पहले फेज से। पहला फेज, ये वो दौर था जब इस आंदोलन का कोई बड़ा नेता नहीं था। ये किसानों ने अपने दम पर शुरू किया था। सालों से जो गुस्सा अंदर दबा हुआ था ना, ये उसका पहला विस्फोट था। हुआ ये कि 1897 में हजारों किसानों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और अपनी फरियाद लेकर पहुंचे उदयपुर के महाराणा तक। पर नतीजा सिफर, बिल्कुल जीरो। उनकी आवाज जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। उल्टा 1906 में उन पर तलवार बंधाई नाम का एक और टैक्स लगा दिया गया। ऐसे हालात में साधु सीताराम दास जैसे कुछ स्थानीय नेताओं ने आगे आकर इस बिखरे हुए विरोध को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की। अब आता है दूसरा फेज, और यहां से कहानी एक बहुत ही डिसाइसिव मोड़ लेती है। ये वो दौर था जब ये आंदोलन सिर्फ एक छोटा मोटा विरोध नहीं रह गया था, बल्कि एक वेल प्लान्ड, एक संगठित क्रांति बन गया था। साल था 1916, और इस आंदोलन से एक ऐसा नाम जुड़ता है जिसने इसकी पूरी दिशा ही बदल कर रख दी, विजय सिंह पथिक। उनके आते ही इस आंदोलन में एक नई जान आ गई, एक नई एनर्जी और एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी। पथिक जी की स्ट्रैटेजी सिर्फ धरना प्रदर्शन तक लिमिटेड नहीं थी। नहीं, उन्होंने इस आंदोलन की एक बहुत मजबूत नींव रखी। पहले किसानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसान पंचायत बनाई, फिर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल और लाइब्रेरी खोले, और सबको एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर माल पंचायत बोर्ड बनाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था असहयोग। यानी उन्होंने किसानों से साफ कह दिया, बेगार यानी फ्री में मजदूरी करना बंद करो। पथिक ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ बिजौलिया की सीमाओं के अंदर नहीं जीती जा सकती, इसे बाहर ले जाना होगा। तो उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के न्यूज़पेपर प्रताप को अपनी आवाज बनाया। और फिर क्या था, देखते ही देखते बिजौलिया के किसानों की ये दर्द भरी कहानी पूरे देश में छा गई। इस आंदोलन को एक नेशनल आइडेंटिटी मिल गई। जब ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची ना, तो उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया। उन्होंने फौरन अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को बिजौलिया भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। और सोचिए, गांधी जी का नाम जुड़ने से इस आंदोलन को कितना बड़ा मॉरल सपोर्ट, कितना बड़ा नैतिक बल मिला होगा। इतनी बड़ी संगठित ताकत के सामने आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। साल 1922 में एक समझौता हुआ, और उसके बाद एक दो नहीं, पूरे 35 तरह के बेमतलब के अन्यायपूर्ण टैक्स खत्म कर दिए गए। ये किसानों के इतने सालों के संघर्ष की एक जबरदस्त जीत थी। और अब तीसरा फेज,
जीत का जश्न अभी ढंग से मनाया भी नहीं गया था कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। हाँ, आंदोलन को नेशनल लेवल पर पहचान मिल चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने पहले से भी बड़ी और नई चुनौतियां खड़ी थीं। हुआ ये कि देश में जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, जागीरदारों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने 1922 वाले समझौते को सीधा सीधा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो टैक्स हटाए गए थे उन्हें वापस लगा दिया और ऊपर से लगान भी बढ़ा दिया। मतलब किसानों की जीत एक धोखे में बदल चुकी थी। संघर्ष एक बार फिर वहीं आ गया था जहां से शुरू हुआ था। ये सच में एक बहुत निराशा भरा दौर था। तो अब हम पहुंचते हैं इसके आखिरी हिस्से पर, अंतिम समाधान और विरासत। इतने सालों के उतार चढ़ाव, टूटी हुई उम्मीदों और लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब इस लगभग आधी सदी पुराने आंदोलन को अपनी मंजिल मिलने वाली थी। ये हुआ 1941 में। मेवाड़ के नए दीवान थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। उनके बीच में आने से समाधान का रास्ता साफ हुआ। एक नए लीडरशिप के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और आखिरकार किसानों और प्रशासन के बीच एक परमानेंट समझौता हो गया। इसी के साथ ये लंबा संघर्ष खत्म हुआ। और पूरे 44 साल बाद इस आंदोलन का सबसे बड़ा इनाम सामने आया। किसानों को उनकी वो जमीनें वापस मिल गईं जो उनसे छीन ली गई थीं। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये तो उनकी पहचान थी, उनका आत्मसम्मान था, उनकी पीढ़ियों की मेहनत का फल था। सच पूछो तो ये इंसाफ की असली जीत थी। तो सवाल ये है कि बिजौलिया आंदोलन की विरासत क्या है? ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जब आम लोग एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो सबसे ताकतवर सत्ता को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ये अहिंसक विरोध की ताकत का मतलब एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये 44 साल का लंबा संघर्ष आज भी एक याद दिलाता है कि इंसाफ के लिए सब्र और पक्के इरादे से लड़ी गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती।